A very fresh good morning to all of you. I hope you all are fit and fine at your home. And my dear students, today we are discussing about chapter The Cold War Era Beta. This is a first chapter of the book part A, and today we will discussing about challenge to bipolarity. चैलेंज टू बाइपोलैरिटी. ठीक है बेटा, इसमें आपको देखो, एक तो आपको पता है कि दो ब्लॉक जो है बन चुके थे सुपर पावर. पहला जो था यूएस था, दूसरा यूएसएसआर था. और जब कोल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो यूएसएसआर था, यानी कि सोवियत यूनियन जिसको बोला जाता था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था. तो एक कंट्री जो थी पावरफुल कंट्री थी बेटा. ठीक है. और नाम की अगर बात करते हैं, उस समय नाम जो मूवमेंट शुरू हुआ था, नाम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, वो डेवलप हो चुका था. और नाम की जो पहली मीटिंग हुई थी बेटा, समिट जो हुई थी बेटा, वो बेलग्रेड में हुई थी. और बेलग्रेड में 1961 में हुई थी बेटा, 1961 में हुई थी बेटा. ठीक है. और 25 कंट्रीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया था. 14 समिट जो थी, इसकी जो 14th बैठक हुई थी उसकी बेटा, नाम की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, वो 2006 में हुई थी. वो क्यूबा में हुई थी. और क्यूबा की जो कैपिटल है हवाना, वहाँ पर हुई थी बेटा. 116 कंट्रीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया था बेटा. किसमें? नाम में. मेंबर्स ऑफ नाम, मेंबर्स कौन है नाम के बेटा? जैसे कि युगोस्लाविया हो गया. ठीक है. युगोस्लाविया से कौन सा मेंबर था बेटा? जोसेफ. युगोस्लाविया थे जोसेफ ब्रोंज टीटो थे बेटा. इंडिया से जवाहरलाल नेहरू थे. इजिप्ट से गमाल अब्दुल नसार थे बेटा. और इंडोनेशिया से सुकरानू. और घाना से बेटा, घाना से थे क्वामे न्यूमुक बेटा. ठीक है. ये 5 मेंबर थे नाम के. और नॉन अलाइनमेंट ऑफर्ड द न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका अ थर्ड ऑप्शन नॉट टू ज्वाइन आइदर अलायंस. देखो बेटा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो ऑफर था वो क्या था कि जो न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद हुई है, वो किसी भी अलायंस के साथ ना जुड़े. मतलब ना तो वो यूएसए के साथ जुड़े, ना ही वो यूएसएसआर के साथ जुड़े बेटा. ऑब्जेक्टिव क्या थे? जैसे कि आपको कंट्रीज़ के नाम पता है, जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जो थे बेटा. ठीक है. ये कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ थी बेटा. और ऑब्जेक्टिव क्या थे नाम के बेटा? कोऑपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज़. जो भी मेंबर्स कंट्री थे नाम के, उन कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट करना. मान लो कि वहाँ पर कोई भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आती है तो 5 की 5 कंट्री जो हैं वो उसकी हेल्प करेंगे. अगर कभी भी युद्ध की स्थिति बनती है तो भी 5 कंट्री जो हैं उसकी हेल्प करेंगे बेटा. सेकेंड, द ग्रोइंग कोल्ड वार टेंशंस एंड इट्स वाइडनिंग एरियाज. देखो बेटा, जो भी कोल्ड वार से रिलेटेड जो टेंशन था, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ा एरिया जो है वो घेरा हुआ था कोल्ड वार ने बहुत सारी कंट्रीज़ को, तो वो सारी टेंशन को रिमूव करना, ख़त्म करना पीसफुल मैटर से बेटा. एंड द ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मैनी न्यूली डिकोलोनाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज इनटू द इंटरनेशनल एरियाज बाय 1960 देयर वर 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स इन द यूएन. देखो बेटा, 1960 की अगर बात करते हैं, जो न्यू जो है कंट्रीज उभर के आ रही थी, उसने जो है 1960 में बेटा यूएन को ज्वाइन कर लिया था. यूएन का के मेंबर बन गई थी बेटा वो. नेक्स्ट है द पॉलिसी ऑफ नाम स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंस शुड नॉट बी कंसीडर्ड आइसोलेशन और न्यूट्रलिटी. जो नाम का मतलब है, पॉलिसी ऑफ नाम का मतलब है ना तो वो किसी के साथ जुड़ेंगे, ना ही वो अलग रहेंगे. आइसोलेटेड मतलब अलग होना, एंड न्यूट्रलिटी मतलब किसी के साथ जुड़ना, तटस्थता जिसको बोलते हैं. आइसोलेशन मीन्स अलो फ्रॉम द वर्ड अफेयर. मतलब आइसोलेशन का मतलब है वर्ड के अफेयर से अलग हो जाना. एंड इट मीन्स थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ एंड कीप अवे फ्रॉम अदर्स. मतलब क्या है कि आप जो थिंकिंग कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, आप खुद सोच रहे हो, आप खुद निर्णय ले रहे हो, और दूसरों से अलग हो, दूसरों की राय नहीं की ज़रूरत नहीं है आपको बेटा.
अमेरिका डिड दिस फ्रॉम 1987 टू 1914 बाय अडॉप्टिंग द आइसोलेशनिज्म। अमेरिका ने ये पॉलिसी अपनाई, वो अपने आप को उसने अलग कर दिया था 1987 से लेके 14 की अगर बात करते हैं तो बेटा वो किसी में शामिल नहीं था, किसी के भी मैटर्स में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, ना ही किसी से कोई भी सलाह ले रहा था बेटा। India did not do this. India adopted the concept of NAM but not adopted isolation. We can take help in case of trouble and also can give help to other. देखो इंडिया जो था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू की गई थी, उसका मतलब था कि मैं ये जो कंट्री इंडिया जो है वो आइसोलिज्म के तरफ नहीं जाएगी, वो उन कंट्रीज़ की हेल्प करेगी जिनको उनकी नीड है, या पुअर कंट्रीज़ हैं जिनको भी वो जो भी ट्रबल में है उनकी जो इंडिया है वो हेल्प करेगी, मतलब अपने आप को अलग नहीं लेके जाएगी बेटा। नॉन अलाइनमेंट इज आल्सो नॉट न्यूट्रलिटी। बाय अडॉप्टिंग न्यूट्रलिटी मीन्स स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। न्यूट्रलिटी का मतलब है कि वॉर से अलग हो जाना, मतलब युद्ध ना करना, ठीक है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट न्यूट्रलिटी आर रिक्वायर्ड टू हेल्प एंड द वॉर। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो वॉर में जो भी कंट्रीज़ हैं उसका हेल्प कर रही है, ठीक है। एंड नॉन अलाइन स्टेट इंक्लूडिंग इंडिया वर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन वॉर्स फॉर वेरियस रीजंस। दे ऑल्सो वर्क टू प्रिवेंट वॉर बिटवीन अदर एंड ट्राई टू एंड वॉर। देखो बेटा जो इंडिया थी वो मोस्टली जो थी वो उन कंट्री के साथ थी जो युद्ध के बाद अलग हुई हैं, और उनको जो है वो बता रही थी कि वो किसी भी गुट में शामिल ना हो बेटा, ठीक है। और इंडिया जो थी वो उसकी हेल्प कर रही थी बेटा। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का मतलब क्या है? ये एक पॉलिसी थी, एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन थी। इसका द चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ द नॉन अलाइन्ड कंट्रीज, अ मेजॉरिटी ऑफ देम वर categorized as a least developed countries, was to be more developed economically and to lift their people out of poverty. न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का मतलब था कि जो लीस्ट कंट्रीज़ हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो बहुत ही पिछड़ी कंट्रीज़ हैं, उनकी हेल्प करना, उनका इकोनॉमिकल डेवलप करना, जो पुअर पीपल हैं उनको गरीबी से बाहर निकालना बेटा। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज आल्सो विटल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द न्यू कंट्री। और जो भी न्यू कंट्रीज़ उभर के आ रही थी बेटा, तो उनका इकोनॉमिकल डेवलप करना, ये भी जो था बेटा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का मकसद था। एंड विदाउट सस्टेन डेवलपमेंट अ कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री। कोई भी कंट्री जिसका जो नेचुरल सोर्सेज को सस्टेनेबल उसका डेवलपमेंट नहीं करती है, अंधाधुंध यूज़ करती है, उस कंट्री का कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अगर वो अपने नेचुरल सोर्सेज को बहुत ही यूटिलाइज तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करती है, तब उस कंट्री का हम डेवलपमेंट हो सकता है बेटा। तो पहला क्या था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए बेटा। The idea of new international economic order organized with this realization, मतलब न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर का मतलब था रियलाइजेशन को की तरफ जाना, ठीक है, सच्चाई को कबूलना बेटा। The United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD brought out a report 1972 entitled Towards a New Trade Policy for Development. यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई किसकी बेटा? ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए, यानी कि ये जो UNCTAD का फुल फॉर्म क्या है? द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसमें ये जब इसकी बैठक हुई तो इसमें इसकी रिपोर्ट जो है बेटा, उसमें रिपोर्ट में क्या लिखा कि जो न्यूली जो भी है न्यू ट्रेड पॉलिसी जो है वो डेवलपमेंट के लिए बननी चाहिए, और 1972 में इनकी बैठक हुई थी बेटा। एंड इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? गिव द LDC कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल सोर्सेज एक्सप्लोटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्री। जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज थी ना, उसको जहाँ पर वो रह रही है उनको भी नेचुरल सोर्सेज के ऊपर उनका भी उतना अधिकार होना चाहिए जितना कि डेवलप कंट्रीज़ का है। पहला तो ये था बेटा उसका ऑब्जेक्टिव। सेकंड था obtained access to western markets so that the LDC could sell their products and therefore make trade more beneficial for the poorer countries. दूसरा क्या था?
ऑब्जेक्टिव के वेस्टर्न मार्केट में भी LDC जिनके लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें, जिससे कि वो अपनी जो अपने बेनिफिट कर सके, अपने के लिए बेनिफिट कर सकें, और पुअर कंट्री जो है वो मतलब जो है अपने आप को गरीबी से निकाल सके बेटा। एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़, और उन्होंने ये कहा कि वेस्टर्न कंट्री जो भी टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट कर रहे हैं तो उनको कम कॉस्ट पे मिलनी चाहिए बेटा। एंड प्रोवाइड द LDC विद द ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, और LDC यानी कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो है वो भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। इंडिया एंड द कोल्ड वार, इंडिया रिस्पॉन्स टू द ऑनगोइंग कोल्ड वार वाज टू फोल्ड, दो कारण थे, दो मतलब उनके टीचे थे, दो मकसद थे इंडिया के जो है कोल्ड वार की कंट्रीज़ का साथ जो साथ दे रहे थे, उनको रिस्पॉन्स दे रहे थे। एट वन लेवल, पहले लेवल क्या था, इट टुक पर्टिकुलर केयर इन स्टेइंग अवे फ्रॉम द टू अलायंस, पहला था कि जो भी न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं या न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट हैं वो किसी भी गुट में शामिल ना हो, ठीक है। और सेकेंड था, इट रेज इट्स वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दीज अलायंसेस, मतलब वो अगेंस्ट थे कि कोई भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री जो है किसी भी गुट में शामिल ना हो, और अगर वो शामिल होना चाहते हैं तो इंडिया के साथ शामिल हों बेटा। एंड इंडियंस पॉलिसी वाज नाइदर नेगेटिव नॉर पैसिव, ना तो भारत की जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी बेटा, ना तो वो सकारात्मक थी ना ही वो नकारात्मक थी बेटा। And India was in favor of actively intervening in world affairs to soften Cold War rivalries. इंडिया जो थी बेटा वो किसके फेवर में थी कि जो भी कोल्ड वार से रिलेटेड जो भी राइवलरीज हैं, दुश्मन हैं, उनमें जो है युद्ध होने की स्थिति पैदा ना करना, उसको रोकना और उसको पीसफुल मैटर से जो मसले हैं वो हल करना, ठीक है, उनका समझौता करवाना। India tried to reduce the differences between the allies and thereby prevent different differences from escalating into a full scale war. इंडिया जो था, दो जो गुट थे उनमें जो राइवलरी प्रॉब्लम थी, जो भी डिफरेंसेस थे उनको दूर करना था, और जो फुल स्केल पे वॉर होने की स्थिति थी उसको भी कम करना था, उसको भी रिड्यूस करना था, मतलब युद्ध की स्थिति को कहीं ना कहीं टालना था बेटा, ठीक है। This is the last topic of this chapter. A non-aligned posture also served India's interest very directly in at least two ways. देखो बेटा, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, नॉन अलाइनमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका जो था इंडिया के साथ क्या डायरेक्टली रिलेशन था, जैसे कि First, non-alignment allowed India to take international decisions and stances that served its interest rather than the interest of the superpowers and their allies. देखो बेटा, इंडिया जो था वो अपने लिए इंटरनेशनल डिसीजन खुद लेना चाहता था, ना कि वो सुपर पावर की दबाव में आकर या उनके कहने पे कोई भी डिसीजन लेता, तो इंडिया अपने डिसीजन खुद लेना चाहता था बेटा। Second, India was often able to balance one superpower against India felt ignored by one superpower, it could tilt towards the other. मान लो कि सुपर पावर में से दो सुपर पावर थे, USA और USSR, अगर USA उसको इग्नोर करता है इंडिया को, तो इंडिया किसका साथ देगा, USSR का, और अगर USSR इंडिया को इग्नोर करता है तो किसका साथ देगा, USA का, ठीक है। तो इंडिया जो था दोनों में से किसी को इग्नोर नहीं करना चाहता था, और अगर कोई इग्नोर करता तो वो दूसरे सुपर पावर के साथ जुड़ सकता था बेटा। इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वाज क्रिटिसाइज्ड ऑन अ नंबर ऑफ काउंट्स। देखो बेटा, नॉन अलाइनमेंट जो थी बेटा उसके बहुत सारी कंट्रीज ने आलोचना की थी। इंडियाज नॉन अलाइनमेंट वाज सेड टू बी अनप्रिंसिपल्ड। लोगों ने कहा, मतलब जो अलग अलग कंट्रीज़ ने कहा कि जो नॉन अलाइनमेंट है वो सिद्धांतों के ऊपर आधारित नहीं है, उसको कोई सिद्धांत ही नहीं है बेटा। एंड इट वाज सेड अबाउट इंडिया ऑफन रिफ्यूज टू टेक अ फर्म स्टैंड ऑन क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज़। और इंडिया के बारे में बोला गया था कि नॉन अलाइनमेंट जो थी एक तो अनप्रिंसिपल्ड है, दूसरा जो है उसने कोई भी क्रूशियल रोल जो है वो प्ले नहीं किया इंटरनेशनल इश्यूज़ को लेके बेटा।
India signed the Treaty of Friendship August 1971 with the USSR. For 20 years, this was regarded as virtually joining the Soviet alliance system. The Indian government's view was that in any case, the treaty did not stop India from having good relations with other countries, including the US. इंडिया ने यूएसएसआर के साथ 1971 में एक ट्रीटी साइन की थी. ट्रीटी का नाम था फ्रेंडशिप, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप बेटा. ये 20 ईयर्स के लिए साइन की गई थी कि कोई या ना तो यूएसएसआर इंडिया के ऊपर हमला करेगा, ना इंडिया यूएसएसआर के ऊपर हमला करेगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने एक सुपर पावर के साथ संबंध बना लिए थे तो उसने यूएस को इग्नोर किया. नो, यूएस के साथ भी उसके अच्छे संबंध बने रहे, उन्होंने बना के रखे बेटा. ठीक है बेटा. तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड आपका ये चैप्टर जो है बेटा ये कंप्लीट होता है. होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस चैप्टर. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टॉक मी एंड मैसेज मी बेटा. ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय.